सभी बच्चों का सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक 1 मनीष कुमार जो कि आगे बैग लटकाए आ रहे हैं और पीछे ऑल इंडिया रैंक 3 आर्यन भदौरिया। तालियों के ठीक है खुश रहो। पहले स्थान पर आना अपने आप में खुश है। पहले स्थान पर आना, दूसरे स्थान पर आना, तीसरे स्थान पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अभी तो ट्रेनिंग पे ये गए भी नहीं है, बट पहले से ये तीनों। Hi everyone, my name is Manish Kumar, SSC CPO 2024 rank 1. I belong to Turkey Dadri Haryana, but I've been living in Hisar for the past 10 years. और मैं सर का मैथ्स का स्टूडेंट था। विदेश सोच रहा होगा मैं भी होता तो अच्छा होता। अरे मुझे थोड़ी काटना है। नहीं ठीक है अच्छा आएगा ऐसे। हैप्पी बर्थडे टू यू। कांग्रेचुलेशंस दोनों को। जितने भी लोग हैं हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से आपका सिलेक्शन हो। बाकी अपने सिलेक्शन के लिए जो भी टिप्स है वो आप दोनों यहीं पर हैं। आप सभी बच्चों का सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक 1 मनीष कुमार जो कि आगे बैग लटकाए आ रहे हैं और पीछे ऑल इंडिया रैंक 3 आर्यन भदौरिया। तालियों की यार कमी मतलब है यार। वो जोश आ नहीं रहा है जो ऑल इंडिया रैंक के लिए आना चाहिए। और पीछे वाले बच्चे भी पूरे भारत में जहां पर 30 से 35 लाख बच्चे सीपीओ का फॉर्म भरते हैं वहां पर पहले स्थान पर आना, ठीक है खुश रहो। पहले स्थान पर आना अपने आप में खुश रहिए। पहले स्थान पर आना, दूसरे स्थान पर आना, तीसरे स्थान पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अभी तो ट्रेनिंग पे ये गए भी नहीं है, बट पहले से ही ये तीनों के तीनों पक्के दोस्त हो चुके हैं। कल ही बात कर रहे थे शायद गोवा जाने की, है ना? है बहुत बढ़िया, तो बढ़िया है। बाकी आप लोग का मंच आप संभालिए। यकीन मानिए इन्होंने बहुत मेहनत की है और सबकी कहानी बहुत प्यारी प्यारी है। मैं ऑनलाइन में कई बार ये बता चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि जनरली यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो ऑनलाइन तो फॉलो करते ही करते हैं, तो वहां से देख लिया होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। तो जैसे इनका नाम है मनीष, जिन्होंने पूरे भारत में सीपीओ 2024 में रैंक 1 प्राप्त किया है। इनका नाम है आर्यन, जो पूरे के पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 3 प्राप्त किए सीपीओ 2024 में। बहुत मेहनती लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही इनका सीधा सीधा रैंक आ गया है। कई सारी असफलताएं मिली हैं, ठीक है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आर्यन का तो लगभग 20 से 25 बार तो ये अलग अलग पेपरों में डिस्क्वालीफाई हो गए, जिसमें 12 बार तो आपका सीडीएस ही था। इधर आ जाओ थोड़ा सा। और 12 बार तो सीडीएस ही था लगभग, आप ये मान के चलिए। और मतलब अभी से नहीं, काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक खट्टा मीठा जो एक्सपीरियंस है, फेलियर और सक्सेस का एक्सपीरियंस है, वो आपको इन दोनों से मिलेगा, ठीक है। अभी देव भी मिस कर रहा होगा मुझे लग रहा है, बोल रहा है अरे बुला लेते सुबह में। आया था कॉल। चलो बढ़िया है, तो संभालिए आप लोग, बताइए। Hey everyone, my name is Hi everyone, my name is Manish Kumar, SSC CPO 2024 rank 1. I belong to Turkey Dadri Haryana, but I've been living in Hisar for the past 10 years. और मैं सर का मैथ्स का स्टूडेंट था, तो आज यहाँ पे खड़ा होकर तो बहुत अच्छा लग ही रहा है। बाकी ये कहना चाहूँगा कि अगर सर की मेहनत ना होती तो आज यहाँ खड़ा नहीं होता मैं। राम राम भाई सबको। मेरा नाम आर्यन भदौरिया है और मैं भिंड मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा एसएससी सीपीओ 2024 में ऑल इंडिया रैंक 3 आया है और मैं सर के पहले या दूसरे वीओडी बैच का स्टूडेंट हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी मतलब डाउट है या कुछ भी सवाल है, तो मुझे लगता है कि टाइम बहुत कम है, वो आप पूछ सकते हैं। किसी का भी अगर कोई भी सवाल है तो पढ़ाई से रिलेटेड है। हाँ, कोई भी गर्ल्स का भी बॉयज का भी सवाल है, खड़े होकर के अपने जगह से पूछ सकते हो। किसी के भी मन में सवाल है तो। हाँ बताइए, क्या पूछ रहे थे आप? इन्होंने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग का टॉपर लोग का शेड्यूल क्या होता है, कैसे पढ़ाई करते हो। कौन जवाब देगा दोनों में? शेड्यूल मेरा ऐसा रहता था कि पहले मैं एक प्लान करता था। जैसे सपोज मेरे पास 6 मंथ्स का टाइम है, तो उस 6 महीने में मेरे को जो जो एग्जाम टारगेट करने हैं मैं उसकी एक नोट बनाता था कि भाई ये एग्जाम टारगेट करने हैं, IBSEIO करना है, CGL करना है, CPO करना है। देन मैं अपने 6 मंथ्स को उसी टारगेट के हिसाब से प्लान करता था। फिर उस 6 मंथ्स को भी मैं ब्रेक कर लेता था कि भाई एक महीने के अंदर इतना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, दूसरे महीने में इतना सिलेबस होना चाहिए, तीसरे में इतना होना चाहिए, इतने इतने मॉक टेस्ट लगाए लगाए होने चाहिए मेरे को,
रिवीजन मेरा प्रॉपर चलना चाहिए। और उस एक महीने को भी मैं ब्रेक करता था कि भाई एक महीने में मेरा दिन वाइज ये शेड्यूल है। तो मैं एक छोटी डायरी रखता था, उसमें मैं अपना डेली का शेड्यूल रखता था कि भाई ये वाले टारगेट्स मेरे को कंप्लीट करने हैं। जैसे जैसे वो टारगेट्स कंप्लीट होते जाते थे मैं उसको कट करते जाता था, एंड देन नेक्स्ट डे का शेड्यूल एक रात सोने से पहले। नहीं, घंटे का मैंने कभी भी ऐसे डिसाइड नहीं किया कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है। मैं किसी दिन 2 घंटे भी पढ़ा हूँ, आधे घंटे भी पढ़ा हूँ, किसी दिन 12-12 घंटे भी पढ़ा हूँ। वो डिपेंड करता है कि वो डिपेंड करता है कि मेरे उस दिन के जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। जीएस का ऐसा है भाई, सबसे पहले तो जीएस, अगर बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो ही आपको जीएस पढ़नी है। अगर आपका पेपर नजदीक आ रहा है, आप जीएस को 6 घंटे दे रहे हो, बाकी तीनों जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, उनको भी 6 घंटे दे रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि पहले ऐसा है, पहले बाकी सब्जेक्ट के स्कोर, मतलब उसको 150 जो बाकी है ना, उसका 150 का 150 टारगेट रखो, बाद में जीएस पढ़ो। अब जीएस में भी ऐसे पढ़ना है, ये नहीं कि सबसे पहले करंट ही उठा ली, 2 साल पुराने करंट पूछ रहा है तो पढ़ के कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अपने जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में से करो, इनको पूरा करो पहले। उसके बाद अपने स्टैटिक उठाओ, लास्ट में करंट अफेयर करो। और एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सीपीयू में, मतलब मेरा सवाल है, मैं इनके इससे पूछ लेता हूँ कि सीपीयू में जैसे प्री के मार्क्स, मान लो कि प्री में जब पेपर दे रहे होते हैं, पेपर आ रहा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मार्क्स स्टक कर जाते हैं। सीपीयू क्या, इनफैक्ट किसी भी पेपर में होता है ना कि 110 पे जाके स्टक कर गया, 120 पे जाके स्टक कर गया। कुछ लोग ये कहते हैं सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो इसलिए नंबर नहीं आ रहे, और कुछ लोग को लगता है यार सिलेबस तो कंप्लीट है फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे। वहां पर कुछ कहते हैं कि मॉक टेस्ट करो, तो कुछ कहते हैं सिलेबस करो, जो कि इनका कॉमन डाउट रहता है। हालांकि मैं आंसर देता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंसर दो कि क्या करना चाहिए जब मार्क्स हमारे मॉक में स्टक कर जाए तो। मार्क्स एक बार तो स्टक करते हैं जब एक बार सिलेबस पूरा आ जाए। सिलेबस पूरा नहीं है तो नंबर आएंगे ही नहीं। लेकिन एक बार सिलेबस भी पूरा हो गया तब भी नंबर नहीं आ रहे, मतलब कमी है आपके रिवीजन में। उसको जैसे जैसे आप दोबारा रिवाइज करोगे, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रॉपर एनालिसिस करोगे कि मैं कहाँ कमी रह रही है, कैलकुलेशन में गलती है इसीलिए मिस्टेक कर रहा हूँ, वहां से बढ़ेंगे मार्क्स। एक बार तो सबके स्टक करते हैं। इनका सवाल है मॉक एनालिसिस कैसे करें। सिंपली ये देखना है कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। अब जैसे आपने 2-3 मॉक्स लगाए, सभी में अगर उसी टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको उस पूरे टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है। अगर आपको ये लगता है कि क्वेश्चन गलत हुआ, कैलकुलेशन की वजह से गलत हुआ, तो आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना है। अगर आपको ये लगता है कि सिली मिस्टेक हुई है, तो अगली बार से क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। अब जैसे क्या होता है, क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ते, मेरी भी आदत थी जल्दी करना है, उसके चक्कर में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं पढ़ता था। अब कुछ क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी ट्रिकी होती है कि उसमें पूछा होता है कि नोट, अब नोट नहीं पढ़ते बच्चे, उसके चक्कर में पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो सिली मिस्टेक तो ऐसे करनी है। इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। इंग्लिश में अब मेन तो 2 ही पार्ट है, ग्रामर और वोकैब सेक्शन। ग्रामर वाली होगी आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है। वोकैब में ये है, अब जैसे वोकैब करने का मेरा तरीका क्या था, मैं तो याद करता था निमोनिक से। अब उसमें भी क्या करना है, जैसे आप अगर डेली के 10 वर्ड्स याद कर रहे हो, उसमें क्या करना है, आज आपने 10 वर्ड्स याद किए, कल अगले 10 वर्ड्स याद करने हैं, लेकिन उससे पहले पिछले 10 वर्ड्स को रिवाइज करना है। अब इसी को 5 दिन तक कंटिन्यू रखना है। जो 5 दिन के बाद पहले 10 है उनको छोड़ दो, ऐसे अगले 10 करते जाओ, वो रिटेन भी होंगे, वो याद भी होंगे, उनको आप भूलोगे भी नहीं। ग्रामर के लिए तो यही है, नोट्स बनाओ अपने, रिवाइज करते रहो, ग्रामर हो जाती है लगभग सभी की। और प्रीवियस ईयर से अपना प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यूसली। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन तो रीडिंग से होगा। जितनी ज़्यादा रीडिंग कर सकते हो रीडिंग करो। न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो तो न्यूज़पेपर रीडिंग करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर से लगाओ। न्यूज़पेपर पसंद नहीं है तो अपने स्टोरी बुक्स उठा लो, अपने छोटे भाई बहन है उनकी 7वीं 8वीं क्लास की इंग्लिश की बुक्स उठा लो। क्योंकि न्यूज़पेपर हर किसी को पसंद भी नहीं होता और वो एडिटोरियल समझ भी नहीं आते, आते मुझे भी नहीं आते थे। बाकी आप स्टोरी बुक्स जिसको पसंद होती हैं या नॉवेल्स वगैरह होती हैं वो रीड करने में, जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ की इंग्लिश की रीडिंग करो, उससे आपकी थिंकिंग बढ़ेगी उस चीज़ में, कॉम्प्रिहेंशन।
जैसे एक ओवरऑल मैं आपको बताऊं कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के, कभी भी कॉम्प्रिहेंशन आपकी बेहतर कब होती है, जो आपने रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम द हिंदू का ही न्यूज़पेपर लेके चलो, इंडियन एक्सप्रेस ही उठा लो, ठीक है, या एडिटोरियल से ही शुरुआत करो। आप जैसे इन्होंने कहा कि आप 30 क्लास की, 7वीं क्लास की, 8वीं क्लास की, किसी भी क्लास की इंग्लिश की किताब से पहले शुरुआत करो, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आओ, और धीरे 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 जब तुम लेवल बढ़ाते जाओगे अपना, तो धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंशन भी तुम्हें समझ में आएगा। इंग्लिश में भी बड़ी अजीब कहानी है, कुछ लोगों को पढ़ना अच्छा आता है तो बोलना नहीं, कुछ को बोलना अच्छा आता है तो लिखना नहीं, और कुछ बढ़िया व्हाट्सएप पे इंग्लिश में धाकड़ मैसेज टाइप कर देंगे, लेकिन जब बात आएगी बोलने की तो वहां पर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको अपने पेपर के लिए समझना है कि क्या आपको अच्छा बोलना आना चाहिए या आपको अच्छा लिखना आना चाहिए, दोनों में कुछ नहीं चाहिए। आपको अच्छा पढ़ना आना चाहिए और उसको इंटरप्रेट करके समझना आना चाहिए। तो रीडिंग के ऊपर में काम करो, राइटिंग के ऊपर में काम मत करो, स्पोकन के ऊपर में काम मत करो, वो एक्स्ट्रा स्किल है, बाद में काम आएगा। रीडिंग पे जितना जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करो। और बाकी देखो, एक छोटी सी बात है जो मैं आपसे कहूंगा कि ये जैसे आपने पूछा इधर कि कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आज अगर आप जिस पेड़ को बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक देख रहे हो ना, यकीन मानो उसकी जड़ें भी उतनी गहरी होंगी, तब आज वो उतना ऊपर खड़ा है, नहीं तो आंधी तूफान कोई आकर के उसको गिरा चुका होता। आज अगर इस स्तंभ पर ये खड़े हैं, समझ गए, तो आज अगर इस स्तंभ पर ये खड़े हैं ना, तो यकीन मानिए इनकी पीछे की मेहनत बहुत खतरनाक है। मैं अगर आर्यन की बात करूं, हो सकता है भगवान न करे कभी किसी की सिचुएशन ऐसी ना आए, जब इनका रिजल्ट आया मैं सबसे पहले इनके घर पे गया हुआ था, घर पर गया तो मैंने देखा पापा की तस्वीर है, और पापा आर्मी में थे इनके, ठीक है, आर्यन कह रहा हूँ, सॉरी मनीष, गड़बड़ हो जाता है मेरे से नाम है कई बार। तो मैंने कहा कि जैसे मनीष के यहाँ जब मैं गया हुआ था तो वहां पर गए, पापा की तस्वीर लगी हुई थी, और पापा किस में थे, कौन से डिपार्टमेंट में थे, आर्मी में, कौन से में थे, इन्फेंट्री में थे। और इसी बार मतलब पापा फरवरी में ही रिटायर हुए थे, और रिटायर होकर के मतलब इसी साल में रिटायर होकर के आए थे और घर पर ही थे, और सारे प्रोग्राम सारी चीज़ें करना। रिटायरमेंट के भी 30 दिन हुए आई थिंक ना, रिटायरमेंट के भी सिर्फ 30 दिन हुए थे, और 30 दिनों के अंदर में 28 फरवरी को पापा अपने भाई के लिए, मतलब जो ताऊ बोलते हैं, उनकी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में गए थे उनको देखने, लेकिन वहीं पर इनकी भी हालात बिगड़ गए, और 28 फरवरी को पापा इनके नहीं रहते हैं इस दुनिया, हार्ट अटैक की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से। और बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात इससे भी ज़्यादा इनके लिए तब आ जाती है जब 28 फरवरी को पापा का निधन हो जाता है, और 8 मार्च यानी 8 दिनों के अंदर में सीपीओ का इनका मेंस का पेपर होता है। पापा की अभी 13वीं भी नहीं बीती है सोचो, और 8 दिनों के अंदर में मेंस का पेपर है। और वैसे सिचुएशन में आप समझिए कि इस लड़के ने कितना अपने दिमाग के ऊपर में कामनेस दिखाई होगी, कितना अपने आप को कंपोज किया होगा, कितना अपने आप को बैलेंस किया होगा। जहाँ लोग सदमे के अंदर में होते हैं, रोने से बाहर नहीं निकलते हैं, मम्मी है उनको संभालना है, परिवार में और कोई नहीं है, 2 भाई और एक मम्मी है, अभी तीनों से मैं मिल गया, और वहां से भी संभाल रहे हैं, मम्मी को देखना है, भाई को भी संभालना है, सारी चीजें संभालनी है, खुद को भी संभालना है। मन तो ये कह रहा है छोड़ यार, अगली बार पेपर देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही होगा, अगली बार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी फैमिली को देख लेते। लेकिन सारी फैमिली ने मिलकर के सपोर्ट किया, तुम्हें पेपर देने जाना चाहिए, ठीक है। और वहां पर जब ये सेंटर पे पहुंचते हैं तो बहुत बेहतर तरीके, वो बीच में भी बिखरा होता है, कई बार होता है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, दिमाग में वही थॉट वही ख्याल, लेकिन उसके बाद भी बैलेंस रखना कि ट्रेनिंग तुम्हारी इतनी जबरदस्त होगी ना, तुम्हें सक्सेस उतनी बड़ी मिलेगी। इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर जो किया था साल 1.5 साल के अंदर में, और ये कोई लाइब्रेरी नहीं जा रहे थे, घर पर ही बकायदा रह करके पढ़ाई करना, बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं, अपना सिंपल अपने सोशल मीडिया से कट आउट करके रखना, ठीक है। और टेलीग्राम से पढ़ाई की, ये भी नहीं, टेलीग्राम जब मैं गया तो पहली बार की सर, जो टेलीग्राम पे जो बैच लीक हो जाता है ना, जैसे हम लोग का ऑनलाइन का वीओडी बैच हो गया, चैंपियंस हो गया, जो लीक हो गया, तो टेलीग्राम से डाउनलोड करके घर के वाईफाई में, और तब उसके बाद वहां से पढ़ाई की, बेहतर अपना बनाया। और सोचो उसका परिणाम ये होता है कि 8 दिनों के इस भारी भरकम नुकसान में भी, मानसिक नुकसान जो कि ज्यादा हुआ, ठीक है, उस नुकसान में भी अपने आप को रिकवर करके पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आते हैं। मैं मानता हूँ कि हर बच्चे की जो कहानी है ना, संघर्ष है, हर बच्चे की जो संघर्ष है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। आज हम किसी को देख लेते हैं ना, जैसे बच्चों के अंदर में भी बड़ी एक ईर्ष्या वाली भावना आ जाती है, अरे आ गया होगा तो आ गया होगा, सेटिंग करके आ गया होगा, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं ठीक है आ गया तो हम क्या करें। बट आपको इस समझने की जरूरत है कि वो आया तो आया कैसे, और आप अभी किस मुकाम पे हो, आपकी मेहनत अभी कहाँ पे है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो तैयारी है ना, वो साल भर की मेहनत है, ईमानदारी से, डेडिकेशन से अगर आपने कर दिया तो आप बहुत ऊपर जाओगे। ऐसे अगर आप आर्यन को देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा सीखने वाली जो बात है वो आर्यन से है।
12 बार से ज्यादा अलग अलग एग्जाम्स में फेल होना, जहां पर लोग हिम्मत छोड़ दे कि अरे क्या ही फर्क पड़ता है, क्यों तैयारी करें, हर बार पेपर देने जाते हैं फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये पेपर देने गए फेल हो गए, वो पेपर देने गए फेल हो गए। सोचो कि जहां पर घर वाले भी कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं आपके ऊपर में, आप 3-4 पेपर क्वालिफाई ना करो, आपको अपने ऊपर बाद में शक होगा, उनको पहले शक हो जाएगा कि शहर में रह के पढ़ाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता नहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर कि दोस्तों के साथ बिगड़ गया है, कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है यहाँ पे, सारा टाइम फोन पे निकाल रहा है, ऐसा तो नहीं कि रीली देखने में सारा टाइम वेस्ट कर दे रहा है। ये 100 तरह के सवाल, क्वेश्चंस घर वालों के, रिलेटिव्स के, सबके उठने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद अभी ये पहले एलडीसी में, सीएचएसएल में जॉब कर रहे हैं, और एलडीसी में का एमपी में ही पोस्टेड हो ना अभी। ठीक है, 12th में सीएचएसएल का पेपर होता है, एलडीसी की पोस्ट होती है, ये एलडीसी के पोस्ट से सीधा सीपीएम ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर के आए, नौकरी करते हुए, वहां से तैयारी करते हुए। सोचो, तो असफलताएं बहुत सारी रही, लेकिन उसके बाद सफल किया। तो एक सवाल मेरा ये है कि फेलियर से ओवरकम कैसे करें। बहुत सारे बच्चे हैं पेपर देने जाते हैं, फेलियर्स उनको भी मिलता है, तो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम फेलियर, ये बताओ एक बार। सर सबसे पहले तो जब फेलियर आता है तो बुरा तो बहुत लगता है कि यार कि क्या हो गया, ये इतनी मेहनत की थी फिर भी रिजल्ट नहीं आया। बट सर क्या होता है ना, जब घर पे आए तुमने देखा भाई, बैठे तुम, रोया भी हूँ सर मैं इस पूरे प्रोसेस में, मैंने बहुत बुरा भी फील किया है, लोगों के बहुत ताने भी सुने हैं, घर वालों तक के भी थोड़े बहुत ताने सुने हैं। बट फिर मैं ये देखता था कि यार अब मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इससे आगे। तो सर मैं जब देखता था पीछे मुड़ के तो मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने कहा कि यार मेरे पास यही चीज़ है, इस फेलियर से बस मैं यहाँ से जो पॉजिटिव चीज़ ले सकता हूँ वो ये है कि मेरी क्या क्या गलतियाँ की मैंने इस पूरी चीज़ में। तो उन गलतियों को सर मैं बस कट आउट करता था अपनी अगली बार में। गलतियाँ सर जैसे मैंने देखा कि मैं दोस्तों के साथ टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, तो सर मैं उसको थोड़ा कट आउट करने की कोशिश करता था। मैं देखता था सर कि फ़ोन पे ये वाला ऐप है, इसको मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा कट आउट करने की कोशिश करता था। सर मैं देखता था कि मैं थोड़ा बहुत आलस कर रहा हूँ, जैसे सर रात को मेरा मन हो रहा है कि यार मेरे को ये चीज़ कंप्लीट करनी है, बट क्या हुआ कि फ़ोन चला रहे हैं, चलाते चलाते नींद आ गई तो बस वहीं पड़ के सो गए। तो उस चीज़ को सर मैंने धीमे धीमे करके ग्रेजुअली उस पर इम्प्रूवमेंट किया। ये सारी चीज़ें सर मेरे हिसाब से एक दिन में नहीं होने वाली, मेरे साथ भी ये एक दिन में नहीं हुई, मेरे को तो बहुत लंबा टाइम लग गया इन चीज़ों को सही करने में। तो जैसे जैसे फेलियर्स मिलते गए वैसे वैसे मैं उन चीज़ों पे इम्प्रूव करता गया। और सर एक टाइम के बाद तो बुरा लगना मेरे को ही बंद हो गया था। जब मैं एसएसबी में जाता था, फेल हो गया, देन मैं वापस आ रहा हूँ तो मेरे को भी लगता था ठीक है यार, वही तो बोलेंगे, वही सेम चीज़ 2 बार सुन रखी है और तीसरी बार सुन लेंगे, कुछ वो नहीं है। तो सर मैंने ये मैं अपना माइंड सेट बना के चलता था। और फिर सर यही कि बस सर मेरा मेरा जो मेन पूरी प्रोसेस में जो मैंने, मेरे हिसाब से मेरे से सीखने वाली बात सबसे ज़्यादा है, वो ये है कि जब एक बार कहीं मूसली में सर दे दो ना कि भाई ये काम करना है, तो बस करना है, बस ये जिद बना लो कि भाई ये काम को नहीं करूंगा तो कुछ नहीं है। किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो, तुम्हें किसी से भी आगे नहीं निकलना है, किसी से तुम पीछे नहीं हो। मनीष का सिलेक्शन 1-1.5 साल में हुआ है। देव जो भाई है वो 6-7 महीने सर पढ़ा है, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। मेरा सिलेक्शन जब जाके मेरे को सेटिस्फेक्शन हुआ, मेरा 6 साल में हुआ है। तो मेरे को किसी से आगे नहीं निकलना, मेरे को बस अपने आप को रॉन्ग प्रूफ करना है कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ। उस चीज पे बस अपना ध्यान रखना है। किसी को मत देखो कि भाई इसका हो गया, उसका हो गया, मेरा लेट हुआ, मेरे को इतना टाइम लग रहा है, घर वाले ये बोल रहे हैं, बहुत सी चीजें आएंगी माइंड में। बट प्रिपरेशन प्रिपरेशन वाली चीजें आसान है, इन चीजों को टैकल करना मुश्किल है। अगर घर वालों का सपोर्ट है, आप सब तो यहाँ पर आए हो तो ऑब्वियस सी बात है घर वाले सपोर्ट कर ही रहे होंगे। घर वालों का सपोर्ट है प्लस तुम्हारी खुद की डेडिकेशन है, तो मेहनत करते रहोगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। और एक अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं दोनों से पूछूंगा, और वो ये कि जैसे आप लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, आप उसको पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने के तरीके नहीं पता, जैसे कंफ्यूज होते हैं कि यार नोट्स बनाए हैं, फिर कुछ लगता है कि यार नोट्स तो बेहतर बना लिया, जाकर के घर पे प्रैक्टिस कैसे करें। और ये जो बताएंगे वो ये मत सोचना कि सीपीओ में रैंक 1 है तो यहाँ पर सीपीओ के लिए बता रहे हैं। आप ध्यान रखिए, सीपीओ और सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी सबका सिलेबस सेम है। इनफैक्ट एसएससी के तो सारे एग्जाम्स के सेम ही है। वहाँ पे जब ऑलरेडी सीएचएसएल में जॉब करके सीपीओ में लेकर के आए तो अगली बार दोनों सीजीएल के लिए भी फाइट करेंगे, वहां भी जाएंगे और वहां पर भी अच्छी पोस्ट के लिए सरकार है। हालांकि वो अपनी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है कि वो जाएं कि ना जाएं। ठीक है, तो मेरा ये सवाल है कि जैसे मैथ्स यहाँ से ये कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, बट मैथ्स पढ़ने का सही तरीका क्या है। जैसे टीचर को पढ़ाने का पता है कि वो क्या पढ़ाना है, कैसे कराना है, सिलेबस कैसे होगा,
इस क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच क्या लगेगा, लेकिन एक एस्पिरेंट वो पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे थे। जैसे आप मैथ्स पढ़ाई करते थे तो आप किस तरीके से पढ़ते थे, और सेम आर्यन आप भी बताना कि आपका तरीका क्या था। आप क्लास देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, पूरा एक बार थोड़ा। सबसे पहले सर नोट्स का बताता हूँ। मैंने तो कभी पर्सनली नोट्स बनाए नहीं, मुझे तो लिखने से नफरत ही होती थी। बाकी जैसे पढ़ाई का है कि कैसे पढ़ना है, तो जैसे सर यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, आप प्रॉपर उसके नोट्स बनाओ, घर पे जाके उसको दोबारा रिवाइज करो। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या करो कि पीवाई की बुक उठाओ, जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन लगा के देखो कि आपको क्या क्वेश्चन आ रहा है क्या नहीं आ रहा। जहाँ पे कमी लग रही है उस चीज़ को आप मार्क कर लो। अच्छा, जैसे एक बार वो टॉपिक कर लिया, उसके बाद दोबारा रिवीजन पे आना है, तो उसमें क्या करना है, सेकंड रिवीजन में जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उनको आप मार्क कर लीजिए। अब उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, तो पीछे के जो जो मार्क करके उनके दो दो चार चार क्वेश्चन उठा के चलिए, साथ साथ करिए। उससे ये होगा कि आपको कभी ये नहीं लगेगा कि जब जैसे आप बहुत आगे बढ़ जाओगे तो ये नहीं लगेगा कि मेरा पीछे का भूल चुका हूँ मैं। उसमें ये रहेगा कि क्वेश्चन भी रिटेन रहेंगे, तरीका भी रिटेन रहेगा, और अगली बार आपको पूरा टॉपिक नहीं करना पड़ेगा। सिलेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने मार्क लगा रखे हैं वही करने होंगे। उसके अलावा सर की गाइडेंस तो रहती है, उसे फॉलो कीजिए आप। मैं अगर पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करूं तो मैं तो सर के वीओडी बैच में था। जो पहला या दूसरा सर का बैच था वो मैंने 2022 के समथिंग लिया था। मैंने देन उससे अपनी तैयारी चालू की थी। और जैसे मनीष ने बोला नोट्स नहीं बनाओ, मैं क्या करता था, मैं अपनी तैयारी को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करता था। कि मैंने सबसे पहले तो दिन बना रखे थे कि मैं 5 दिन तक पढ़ूंगा। सिलेबस कंप्लीट करने की बात कर रहा हूँ जब, कि मैं 5 दिन तक पढ़ूंगा, देन जो सैटरडे संडे है उसमें मैं अपना रिविजन करूंगा। तो मैं 5 दिन तक, सपोज मैंने 5 क्लासेस परसेंटेज की ले ली, तो उन 5 क्लासेस के बाद जो 2 दिन बचते थे उसमें मैं उन पूरी क्लासेस का रिवीजन करता था। अब रिवीजन कैसे, रिवीजन या तो एक तो तरीका होता है कि तुमने सवाल सॉल्व करके कर लिया, प्लस बैच में फ़ायदा ये होता है कि हमें वो क्लासरूम शीट की वो जो पीडीएफ वाली वो होती है सर, एनोटेशन वाली, वो भी मिलती है। तो मैं उसी के थ्रू गो थ्रू हो जाता था। जब मैं उसके थ्रू गो थ्रू हो गया, मेरे को देखा कि यार ये वाला सवाल थोड़ा सा कठिन है, तो उसको सर मैं कर लेता था। तो ऐसे करके मैं हफ्ते वाइज हफ्ते चलता था। फिर मैं महीने में भी सर एक दिन फिक्स कर लेता था कि भाई सपोज 29 तारीख को, क्योंकि 29 को मेरा बर्थडे आता है, तो 29 तारीख को मैं सारा रिवाइज करूंगा जितना मैंने उस महीने में पढ़ा है। तो सर मैं 29 को पूरा बैठ के अपना पूरा रिवाइज करता था जितनी भी चीज़ें हैं। अब अगर वो ज़्यादा चीज़ें हैं तो सर सवाल सॉल्व करके तो हो नहीं पाएगी, तो वहाँ पर वो क्लासरूम शीट काम आती थी सर। तो उसकी पीडीएफ एनोटेशन से गो थ्रू होके मैं उन चीज़ों को कवर कर लेता था। अब सर एक टाइम ऐसा आता है, ये तो चलो पहले दूसरे चैप्टर की बात हो गई, एक टाइम ऐसा आता है कि जब तुम्हारे 4-5 चैप्टर हो गए, सपोज तुमने आधी अरिथमेटिक कर ली, परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क, ये सारे चैप्टर तुम्हारे हो गए, तो अब इन सबको इकट्ठा कैसे रिवाइज करें। तो उसके लिए भी यही करता था, क्योंकि जब तुम सवाल सॉल्व करोगे ना क्लासरूम शीट के, प्रैक्टिस शीट के, तो 2-3 तरीके के सवाल आएंगे। एक तो सवाल होंगे जो तुम बहुत ही ईजिली बना लोगे, एक सवाल होंगे जिनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बना लोगे, और एक सवाल ऐसे होंगे कि जो यार तुम्हें देखने ही पड़ेंगे तभी जाके तुम बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। तो मैं बस उनको मार्क कर लेता था। मार्क करने के बाद जब मैं गो थ्रू होता था तो सिर्फ उन्हीं सवालों से गो थ्रू होता था। तो ऐसे करके अपन 5-6 चैप्टर को भी जल्दी रिवाइज कर लेते थे। ये तरीका हो गया। ये तो तरीका हो गया प्रिपरेशन के साथ साथ, मतलब जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तब कैसे करें। जब एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया 60-70% सिलेबस तक, देन मैं आता था मॉक्स पे। अब जब मैं मॉक्स पे आया तो मैं मॉक्स देने चालू करता था। सपोज मैंने एक मॉक्स से, अपने आप को जज मत करो 110 है 120 है, एक मॉक्स से जज मत करो, 2-3 मॉक्स दो कंटिन्यूसली। जब अपन 2-3 मॉक्स को कंटिन्यूसली देते हैं तो अपन को खुद भी एक पैटर्न समझ में आता है कि अपन भाई किस तरीके की गलती कर रहे हैं। अगर सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, रिवीजन में कमी है, तो इजी इजी सवाल भी गलत करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा तो तुम्हें लगेगा कि यार हाँ यार ये सिली मिस्टेक्स हो रही है मेरी, तो उन मिस्टेक्स को देख के छोड़ नहीं देना है। मैं हमेशा नोट करता था। नोट करने की आदत मेरे ख्याल से सब लोग बनाओ। जो भी तुम्हें लगे तुम्हारी गंदी आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, गलतियां हैं, उन सबको नोट्स करो। तो मैं अपनी गलतियों को नोट करता था। मेरी एक बकायदा कॉपी बनी हुई है, मैं उसमें नोट करता था कि आज मैंने मॉक में ये वाली गलती की। और बस मैं ये ट्राई करता था कि अब आगे मैं जितने भी मॉक्स दूं ये वाली गलती इस कॉपी में दोबारा नहीं आनी चाहिए। अगर दोबारा आ रही है तो उस गलती को फिर से, मतलब ऐसे करके लिख दो कि यार कि रिपीटेडली, और ऐसे करके उसमें एक मार्क लगा दो रीड केयरफुली। ऐसे करके उन गलतियों पे भी काम करो तो आगे जाके मॉक्स में वो गलतियां कंप्लीट भी नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा प्रोसेस हुआ कि जहां से मेरे मार्क्स 120 130 से जाके 150 160 170 तक भी आए हैं। ये हो गया ये वाली चीज। अब आती है एग्जाम के पास वाली चीज।
जब एग्जाम के एकदम पास आ गए हैं तब बस क्या करना है, अपनी अपने अपने हिसाब से देखो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। अगर तुमने साथ साथ में ज्यादा मॉक्स दे दिए हैं तो उस टाइम पे रिवीजन कर लो, मॉक्स दिन का एक दे रहे हो तो भी चलेगा। मैं क्या करता था, मेरा रिवीजन अच्छे से था, मैं एक्चुअली मैथ्स पढ़ा भी रहा था 2000, मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ 2023 के एंड से, मैंने मैथ्स पढ़ानी भी चालू की थी एक प्लेटफॉर्म पे, देन मैं वहाँ पे मैथ्स भी पढ़ा रहा था, तो साथ साथ में मेरा रिवीजन हो रहा था, तो मेरे को सिर्फ मॉक्स की जरूरत पड़ती थी, तो मैं दिन के डेली 2 मॉक्स देता था। और वो किसी के भी हो सकते थे, ऐसे मैं डिसाइड नहीं करता था क्योंकि सिलेबस हर चीज़ का सेम ही है, सीजीएल का दे दिया, सीएचएसएल का दे दिया, सीपीओ का दे दिया, जो भी एग्जाम पास में हो उसका। ऐसे करके मैंने पूरी प्रिपरेशन मैथ्स में एकदम स्टार्टिंग से लेके एग्जाम तक इस तरीके से की। बाकी अभी केक कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद में दोनों यहीं रहेंगे क्लास में। आप इंडिविजुअली भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। आ जाओ भाई। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और एक सही रणनीति जानने में आपको बहुत मदद मिली होगी। ठीक है, बस 1 मिनट में। अभी बैठे रहिए आप लोग, अभी बैठे रहिए अपने जगह पर ही बैठे रहिए, केक कटिंग हो जाएगा। उसके बाद जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं और जो रुक करके पूछना चाहते हैं वो यहीं यहाँ पर इनसे पूछ ले भाई। ठीक है, जल्दी लाओ। पहले से रेडी रखते अब तो। लगाओ लगाओ, जल्दी लगाओ। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, पता है अभी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, 1 मिनट का दर्द सह लीजिए। हाँ बताओ, कुछ कह रहे हो? थोड़ा जोर से बोलो। टेस्ट? अच्छा केक देना, आ जाओ आगे, आ जाओ, आ जाओ ना। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली आ जाओ। इसको अपने हाथों से ही केक खिलाना, फिर भेजो भाई को। अरे आ जाओ ना, तुम्ही को कह रहा हूँ ब्लैक शर्ट। ऐसी कोई बात नहीं, मोमबत्ती रहने दो। देव सोच रहा होगा मैं भी होता तो अच्छा होता। अरे मुझे थोड़ी काटना है। नहीं नहीं ठीक है अच्छा आएगा ऐसे। हैप्पी बर्थडे टू यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों को। पूरा खाओ पूरा पूरा। खाना पड़ेगा सर, सर सिलेक्शन की है सर। नहीं पूरा खाना पड़ेगा सर। बताओ कितना ध्यान तुम्हारा रखा गया, रेड वेलवेट केक आ रहा है बताओ। मैं पकड़ रखा हूँ केक। अभी उल्टा पड़ गया। जितने भी लोग हैं हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप भी ऐसे ही अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से आपका सिलेक्शन हो। बाकी अपने सिलेक्शन के लिए जो भी टिप्स है वो आप दोनों यहीं पर हैं, आप इनसे आके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास करेंगे कल। थैंक यू। पेपर साइन, हिम्मत